दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा होने वाली है और यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि इस समय ऐसे विषय पे दावा करना बहुत कठिन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुल कितने करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछेगा और कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछेगा। इस बात पर भी दावा करना बहुत कठिन है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार परीक्षाओं की प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है, पैटर्न में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, चूंकि अभी 21 तारीख को एक परीक्षा हुई है और उस परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करंट के जो प्रश्न पूछे हैं वो बहुत पुराने पूछ लिए। जैसे पेरिस ओलंपिक में टेनिस के ओलंपिक पदक विजेता का नाम पूछा है, नोवाक जोकोविच है, लेकिन यह प्रश्न पुराना है और आज के समय में करंट अफेयर्स में ऐसे प्रश्नों की कोई उपयोगिता नहीं। तो फिर भी चूंकि आयोग जो पूछेगा हमें बताना वही है, तो हमें क्या करना है कि कुछ पुराने प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उनको भी लेके चलना है और कुछ नए प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ना है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता बनाते हुए चलना है ताकि हम अपनी परीक्षा को बहुत बेहतर ढंग से क्रैक कर पाए। ठीक है, तो आज हम करंट अफेयर्स के ऐसे ही 25 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। ये प्रश्न बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पे आधारित है और इन्हें बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़ने के दौरान भी आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हाँ, जब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा तो थोड़ा सा समय आपको इसलिए दूंगा ताकि आप अपना स्वयं का भी मूल्यांकन कर लें, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे, बहुत सारे चैनलों पे करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा, घटनासार पढ़ लिया होगा, दृष्टि पढ़ लिया होगा। तो थोड़ा सा अपना मूल्यांकन भी कर लीजिएगा क्योंकि पढ़ा तो आपने सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें से कितनी चीजें आपके दिमाग में रह गई हैं और या तो पढ़ते समय कितनी चीजों में आपने फोकस किया है, उसी चीज का टेस्ट है ये। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ लूंगा तो थोड़ा सा समय आपको दूंगा ताकि आप इसमें कुछ विचार करके हमको बता पाएं और आपके आंसर देने के बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से कथन है देखते हैं। पहला कथन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का जो आयोजन है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा है, मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, ए सही है, दूसरा है ए और बी दोनों सही है, तीसरा कथन है केवल बी सही है और चौथा ऑप्शन है ए, न तो ए और न ही बी। तो बताइए इनमें से कौन सही है। तो देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है वह किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा है, मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए क्योंकि प्रश्नों की संख्या 25 है, टाइम लगेगा, तो जल्दी जल्दी चीजों को करते रहिए, अपना मूल्यांकन भी करते रहिए। तो मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नहीं, मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और आपसे प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो पूसा कृषि विज्ञान मेला था इसका विषय क्या था, विषय क्या था जिसपे यह आयोजित किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। उन्नत कृषि विकसित भारत, यह पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो विषय था वह था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो केवल जो है ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहले केवल पहला सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। बताइए सही है कि गलत है। दूसरा है, यह मॉरिशस का 58वां राष्ट्रीय दिवस समारोह था। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए कि इसमें से क्या सही होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। क्या करूं इसे, सही है। ठीक है ना। दूसरा, यह मॉरिशस का 58वां राष्ट्रीय दिवस समारोह था, नहीं, मॉरिशस का यह 58वां राष्ट्रीय दिवस समारोह नहीं था, बल्कि यह 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह था। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, मॉरिशस ब्रिटेन से आजाद हुआ है और कब आजाद हुआ, 12 मार्च 1968 को, 1968, 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन के वर्तमान मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है नवीन चंद्र रामगुलाम। ठीक है,
नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जब मोदी जी को इन्होंने बुलाया, मुख्य अतिथि बनाया, तो मोदी जी ने खुश होकर क्या कहा कि मॉरिशस में संसद के नए भवन का निर्माण हम करा देंगे। ठीक है, मॉरिशस में संसद के नए भवन का उपहार दिया, नए भवन का उपहार किसको दिया? मॉरिशस को दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा कि भाई ठीक है, इतना सम्मान दिए हो तो एक भवन हम ही बना देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर। आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो वह किया गया मॉरिशस में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही एक और यहाँ याद रखने वाली चीज है कि मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया मोदी जी को। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान किसको दिया? मोदी जी को दिया। और मॉरिशस में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, वह सर्वोच्च सम्मान का नाम याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, क्या होगा? द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। यह जो है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल पहला कथन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था। ठीक है, तो केवल ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी। ठीक है, याद रखिएगा, जबकि यह 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह था, जबकि उसमें 58वां दिखा रहा है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने भी हिस्सा लिया था, साथ ही वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने हिस्सा लिया था, भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो इसे भी, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको विचार करना है। पहला पॉइंट है कि सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जल्दी से आप अपने जवाब सोचते जाइएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। और तीसरा बिंदु है, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रहे पहले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 2 3 तीनों सही है, या 1 व 3 सही है, या केवल 2 व 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर सोच के बताइए। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला कथन देखते हैं, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। बिल्कुल 100% सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो यह क्या है? यह गलत है, 11 सितंबर नहीं होगा बल्कि 12 सितंबर होगा। ठीक है, 12 सितंबर को इनको शपथ दिलाई गई है सीपी राधाकृष्णन को। तीसरा है, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रहे। बिल्कुल सही बात है, झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, बिल्कुल। अब आपके मन में आया होगा कि नहीं नहीं, ये तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जब ये उपराष्ट्रपति घोषित हुए। तो जब ये उपराष्ट्रपति घोषित हुए तब ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले सबसे पहले ये राज्यपाल बने थे कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, दोनों अलग अलग याद रखिएगा। अब जानते हैं कि जो अभी चुनाव हुआ है, 9 सितंबर को हुआ है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, और 12 सितंबर को शपथ ली गई है। अब जानते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन। ये किसके उम्मीदवार थे? यह उम्मीदवार थे एनडीए के। ठीक है, और दूसरा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी। यह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और सीपी राधाकृष्णन को जो टोटल वोट पड़े उसमें से 452 वोट मिले हैं इनको, सीपी राधाकृष्णन को। और सुदर्शन रेड्डी को कुल कितने वोट मिले हैं? 300 वोट मिले हैं। मतलब इन्होंने जो है 152 रन से बी सुदर्शन रेड्डी हारे हैं। ठीक है ना। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने वोट अवैध पाए गए, चर्चा में रहता है ना इस समय। तो अवैध वोटों की संख्या 15 वोट। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक प्रश्न यहां से और बन सकता है, वह बन सकता है कि अभी तक चौथी बार यह चुनाव हुआ है। ठीक है, चौथा चुनाव है। तो उपराष्ट्रपति का यह 17वां चुनाव है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 17वां निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का।
अब आप सोच रहे होंगे 17वां निर्वाचन है, तो आप तो 15वां बता रहे हैं। जी हाँ, 17वां निर्वाचन है। 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो एक से अधिक कार्यकाल के लिए रहे। उनमें से पहले उपराष्ट्रपति हैं एस राधाकृष्णन है, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जो 2 कार्यकाल के लिए रहे, एस राधाकृष्णन, ठीक है, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने ये 2 कार्यकाल के लिए रहे, ठीक है। दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, हामिद अंसारी भी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। तो इस प्रकार दो बार 2 कार्यकाल के लिए 2 उपराष्ट्रपति रहे, तो 15वें उपराष्ट्रपति हैं और 17वां निर्वाचन है। इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 व 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। केवल 1 और 3 सही है। शपथ 12 सितंबर को ही है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। देखिए आप जानते थे, लेकिन सिली मिस्टेक से गलती हो जाती है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सभी प्रश्नों को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला कथन क्या है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आगरा और गांधीनगर को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। सही है कि गलत है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न है 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद शहर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। 1 व 2 दोनों सही है, न तो 1 न ही 2 सही है। तो बताइए स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार, आप जानते हैं कि स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार जारी किया गया, ठीक है। अब ये जो पुरस्कार जारी किया, आप लोग जल्दी से अपने उत्तर दीजिए। देखिए मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा, कमेंट कर दिए होंगे। तो देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आगरा और गांधीनगर को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो तीसरा स्थान आगरा और गांधीनगर को मिला है, तो पहला व दूसरा स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है इंदौर को और दूसरा स्थान मिला है जबलपुर को। ये किसमें बात है, यह बात हो रही है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, ठीक है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद शहर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं, बिल्कुल सही बात है। यह भी सही है कि 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद शहर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है ना। तो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं, तो पहले स्थान पे कौन सा है, तो 3 से 10 लाख जनसंख्या में पहले स्थान पे है अमरावती। अमरावती कहाँ है, अमरावती है महाराष्ट्र में, ठीक है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, अमरावती महाराष्ट्र में है। और 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद से पहले अमरावती का स्थान है, ठीक है। तो ये दोनों तथ्य याद रखिएगा। अब इसमें जो विकल्प सही होगा वह होगा 1 व 2 दोनों, मतलब बी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, इसलिए यह दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 5वां प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में भारत के 2 शहरों इंदौर और उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय रामसर शहर की मान्यता प्रदान की गई है। बताइए सही है कि गलत है। दूसरा कथन है वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 है। तो अपने आंसर दीजिए कूट से। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। हाल ही में भारत के 2 शहरों इंदौर और उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय रामसर शहर की मान्यता प्रदान की गई है। बताइए सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा, वर्तमान में भारत में रामसर जो शहर है, रामसर स्थल है, उनकी संख्या कुल कितनी हो गई है, तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है कुल 91। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इसमें 1 व 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में इंदौर और उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय रामसर शहर की मान्यता प्रदान की गई है और वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है, इसलिए सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रामसर सम्मेलन के बारे में कुछ संक्षिप्त में जान लीजिए। रामसर सम्मेलन कब हुआ, रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों से संबंधित है, यह जानते हैं आप। यह हुआ रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को हुआ। और एक ईरान में एक शहर है रामसर, ठीक है, ईरान में है रामसर, वहां पे यह सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब 2 फरवरी 1971 को यह संधि होती है। यह संधि लागू कब होती है, तो यह 21 दिसंबर 1975 को लागू की जाती है।
21 दिसंबर 1975 को रामसर संधि लागू की जाती है। अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि भारत में रामसर संधि कब लागू हुई? भारत में रामसर संधि कब लागू हुई? संधि कब लागू हुई? तो यह होती है 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को यह लागू होती है भारत में, और तब भारत में आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण रिपोर्ट एसआरएस 2023 के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एसआरएस की रिपोर्ट आई है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट आई है, और 2023 के लिए यह रिपोर्ट आई है। आपको बताना है कि इनमें से न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइए इसमें से न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। बी ऑप्शन सही है, चौंक गए होंगे आप। ठीक है, नए आंकड़ों के अनुसार नया जो रिपोर्ट जारी किया गया है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो शिशु मृत्यु दर है वह कितनी है? वह है मात्र 3। ठीक है, 3 है, जबकि केरल की है 5। केरल की 5 है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कितनी है? छत्तीसगढ़ की है 37। 37 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 1000 बच्चों के जन्म पे। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु की भी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो वह है मणिपुर। ठीक है, और 3 शिशु मृत्यु दर है उसकी। ठीक है, अब देखिए हाल ही में जो एसआरएस रिपोर्ट आई है ना, उसके द्वारा शिशुओं की जन्म दर, शिशुओं की मृत्यु दर, अन्य और साथ ही देश की प्रजनन दर, तमाम चीजों के बारे में पूरा डाटा आया है। ठीक है, और इस डाटा के अनुसार 2013 से 23 तक के बीच का जो डाटा है वह जारी किया गया है। ठीक है, तो 2000 इसके अनुसार जो यह रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2013 में जो शिशु मृत्यु दर था, शिशु मृत्यु दर वह था, शिशु मृत्यु दर कितना था? वह था 40। ठीक है, जो 2023 में घट करके हो गया है, 2023 में यह घट करके हो गया है कितना? 25। ठीक है, यानी शिशु मृत्यु दर में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर से आशय क्या है? 1000 जन्म पे 40 बच्चे मर जाते थे। ठीक है, 40 नवजात शिशु 1000 बच्चों के जन्म के, मतलब 1000 नवजात शिशुओं में से 40 बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, ये 2013 में, जबकि 2023 में इसमें सुधार हो गया है, और इसमें जो है 25 हो गई है ये संख्या घट करके ओवरऑल। ठीक है ना, यानी अगर टोटल गिरावट की बात देखें तो इसमें 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है शिशु मृत्यु दर में। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 3 राज्य ऐसे हैं जिन्हें मतलब उच्चतम शिशु मृत्यु दर में अभी भी रखा गया है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश है उसमें शामिल, और छत्तीसगढ़ है उसमें शामिल है, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश भी है इसमें शामिल। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। इनमें जो शिशु मृत्यु दर है वह अभी भी 37 है, मतलब 1000 नवजात शिशुओं में से 37 नवजात शिशु जो है वह दम तोड़ देते हैं, असमय मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है, और सबसे कम हमने आपको बताया कि देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है वह है मणिपुर, और इस फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि यह भी एक चौंकने वाला परिणाम है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण रिपोर्ट एसआरएस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? पहला है, वर्ष 2013 से 2023 के मध्य जन्म दर 21.4 से घटकर 18.4 हो गई है। दूसरा है, वर्ष 2023 में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तीसरा कथन है, वर्तमान में देश की कुल प्रजनन दर TFR 1.9 है। ठीक है, 1.9 है। और चौथा कथन है, कार्यशील समूह 15 से 59 वर्ष के जो एज के लोग होते हैं उन्हें कार्यशील समूह में रखा जाता है। तो कार्यशील समूह की सबसे कम आबादी वाला राज्य बिहार है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। देखिए अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब एक एक विकल्प को देखते चलते हैं। देखिए, वर्ष 2013 से 2023 के मध्य जन्म दर 21.4 से घटकर 18.4 हो गई है। बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जन्म दर जो है यह घट करके 2013 में यह 21.4 थी, जो घट करके 18.4 हो गई है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्वतंत्र प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। दूसरा, वर्ष 2023 में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, क्या सही है? तो वर्ष 2023 में सर्वाधिक जन्म दर वाला जो राज्य है वह है बिहार। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा, यह बिहार है। और बिहार की जो वर्तमान में जन्म दर है वह है 25.8, ठीक है, 25.8 है बिहार की जन्म दर, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा कथन देखते हैं, वर्तमान में देश की कुल प्रजनन दर या टीएफआर जिसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और यह बिल्कुल सही है, 1.9 है टीएफआर। ठीक है, याद रखिएगा, इसे स्वतंत्र प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि देश का वर्तमान में प्रजनन दर कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, 1.9 है, याद रखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन देख लेते हैं, कार्यशील समूह 15 से 59 वर्ष। तो देखिए 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील समूह में रखा जा सकता है कि यह काम कर सकते हैं, कुछ आर्थिक उत्पादन कर सकते हैं। इनकी जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है वह है बिहार। अब इसको दूसरे रूप में समझिए कि सबसे ज्यादा युवा लोगों की जो जनसंख्या है उसमें जो सबसे कम है वह बिहार है। ठीक है, मतलब बिहार में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है और युवाओं की आबादी कम है। देश भर में सबसे कम इसमें दिया है कि सबसे कम आबादी वाला राज्य 15 से 59 वर्ष के बीच की सबसे कम आबादी किसकी है, बिहार की है। बाकी अन्य राज्यों में युवा बिहार से ज्यादा है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। इसे स्वतंत्र रूप से एक एक पॉइंट जो दिया है ना, एक एक प्रश्न स्वतंत्र रूप से बन सकता है और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा, गलत कथन होगा बी, वर्ष 2023 में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश न होकर के बिहार है, 25.8 उसकी जन्म दर है। ठीक है ना, अगर अच्छा आपसे कोई यह प्रश्न पूछ ले कि न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य, न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य या इसे कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो वह है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो जन्म दर है वह है 10.1%, 10.1 है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जगह है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। बहुत चर्चा में रहा, आप जानते हैं। भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है विक्रम 1601, ऑप्शन बी है विक्रम 3201, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है शक्ति। तो बताइए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोच के जवाब दीजिए। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है विक्रम 3201। यह भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसे याद रखिएगा। और विक्रम 3201 जो है यह भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरती शक्ति का प्रतीक भी है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत ने बहुत कम समय में ही 32 बिट के विक्रम 32.01 को तैयार कर लिया। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। और यह जो माइक्रो प्रोसेसर है आप जानते हैं कि इसकी क्षमता का आकलन भी किया गया है। यह माइक्रो प्रोसेसर -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम करेगा और यहां से लेकर के प्लस 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान भी ऐसा सकता है। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, -55 डिग्री सेंटीग्रेड में भी यह काम करेगा और प्लस 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यह काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विक्रम 3201 को PSLV C60 के द्वारा इसे अंतरिक्ष में भी भेजा गया था। ठीक है, और अंतरिक्ष में भी इसकी कार्यप्रणाली की जांच की गई थी। ठीक है, वहां भी चेक किया गया था कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। अगला देख लेते हैं, नवा प्रश्न है, विक्रम 3201 चिप का लोकार्पण कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2025 को, ऑप्शन बी है 23 अगस्त 2025 को, ऑप्शन सी है 2 सितंबर 2025 और ऑप्शन डी है 4 सितंबर 2025 को। तो देखिए विक्रम 3201 चिप का जो लोकार्पण है वह कब किया गया है, तो वह किया गया है 2 सितंबर 2025 को। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और 2 सितंबर 2025 आप जानते हैं कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। यह कहाँ हुआ, यह हुआ दिल्ली के यशोभूमि। ठीक है, यशोभूमि का नाम सुना है ना, दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया गया। यशोभूमि में
सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, कब से कब तक किया गया था? 2 से 4 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था। 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को यह विक्रम चिप प्रदान किया था, ठीक है ना। विक्रम चिप 3201 को प्रदान किया था कहाँ? 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में, यशोभूमि नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ है। और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी को किसने दिया था? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विक्रम चिप प्रदान किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम चिप को किस नाम से संबोधित किया? तो जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विक्रम चिप को प्रधानमंत्री मोदी को दिया तो उन्होंने विक्रम चिप को एक नाम दिया। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी स्टार, ऑप्शन बी है डिजिटल शक्ति, ऑप्शन सी है डिजिटल डायमंड और ऑप्शन डी है भारत टेक। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम चिप को कौन सा नाम दिया? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम चिप को नाम दिया डिजिटल डायमंड, सी ऑप्शन सही, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम चिप को डिजिटल डायमंड के नाम से संबोधित किया, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम चिप को क्या नाम दिया है? तो डिजिटल डायमंड नाम दिया है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 11वां प्रश्न क्या होगा हमारा? 11वां प्रश्न है कि विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को किस संस्थान ने विकसित किया है, ठीक है। आपको बताना है कि विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को किस संस्थान ने विकसित किया है। ऑप्शन ए है DRDO और बार्क ने, ऑप्शन बी है VSSC और SCL ने, ऑप्शन सी है इसरो और BEL ने, ऑप्शन डी है IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु ने। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को किस संस्थान ने विकसित किया है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, VSSC और SCL। VSSC का फुल फॉर्म क्या है? तो जान लेते हैं, VSSC। VSSC का फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, ठीक है। स्पेस स्टेशन यह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में है। और SCL ने मिलकर के इसे बनाया है। SCL का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ठीक है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है मोहाली में। मोहाली कहाँ है? मोहाली पंजाब में है, ठीक है, मोहाली पंजाब। इन दोनों ने मिलकर विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया है। किसने? VSSC विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल ने और SCL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली पंजाब ने मिलकर के इसका निर्माण किया है, इसका विकास किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला कथन है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया, ठीक है। दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है न तो एक और न ही दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और ऑप्शन डी है एक व दो दोनों, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करिए। पहला कथन क्या है कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया है। दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी। अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है? ऑप्शन ए सही है, न तो एक और न ही दो। कारण क्या है? देखिए अभी हमने ऊपर बताया कि जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है वास्तव में इसका आयोजन तो 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य हुआ, लेकिन गिफ्ट सिटी गुजरात में नहीं हुआ बल्कि यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? अभी हमने ऊपर बताया है यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो पहला कथन गलत है। दूसरे कथन पे आते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जो शुरुआत है वह वर्ष 2022 में की गई थी, तो नहीं, गलत है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? वर्ष 2021 में, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। इस तरह से न तो पहला कथन सही है न तो दूसरा कथन सही है। याद रखिएगा सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जो शुरुआत है वह वर्ष 2021 में की गई थी। ये दोनों तथ्य आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 से 5 प्रश्न सेमीकंडक्टर मिशन और विक्रम चिप को लेकर इसमें शामिल किया है। उसका कारण ये है कि ये पांचों प्रश्न में से 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने विषय को बहुत हल्का करते हुए अलग-अलग प्रश्न बना दिए हैं और यहाँ से संबंधित लगभग सारे तथ्य आपको बता दिए हैं। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा ये 100% है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न है एआई संचालित ऐप आदिवाणी का संबंध किससे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ऐप है, इसका नाम है आदिवाणी। आदिवाणी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से, ऑप्शन बी है महिलाओं के स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी है विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने से और ऑप्शन डी है जनजातीय भाषाओं से। तो बताइए कि जो एआई संचालित ऐप है आदिवाणी, उसका संबंध क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा, एआई संचालित ऐप आदिवाणी जो है संबंधित है, ऑप्शन डी सही है, जनजातीय भाषाओं से। ठीक है ना, जनजातीय भाषाओं से संबंधित है और आदिवाणी जो है यह जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। क्या है? अनुवादक है और इसका प्रयोग एआई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एआई संचालित अनुवादक है और जो जनजातीय भाषाएं हैं, विभिन्न जनजातीय भाषाएं जैसे संथाली है, संथाली उड़ीसा में बोली जाती है, भीली भाषा है, भीली एमपी में बोली जाती है, मुंडारी भाषा है, मुंडारी ये कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। गोंडी एक भाषा है, गोंडी, यह भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो इन भाषाओं का अनुवाद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा आदिवाणी का। ठीक है, तो आदिवाणी क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे जनजातीय भाषाओं के अनुवादक के रूप में इसका बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, विभिन्न जो भाषाएं हैं संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी आदि का अनुवाद इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब अगला देख लेते हैं, 14वां प्रश्न क्या कहता है? 14वां प्रश्न है कि एकल स्थल पर विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण भारत के किस शहर में किया जा रहा है? एकल स्थल पर, एक ही स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण भारत के किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जामनगर, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है तूतीकोरिन। तो बताइए इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है भारत का जहां विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जामनगर, बी ऑप्शन सही है। और आप जानते हैं जामनगर कहाँ है? जामनगर स्थित है गुजरात राज्य में। ठीक है, और जामनगर में एकल स्थल पर विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण हो रहा है। गुजरात में जामनगर में जो है रिलायंस समूह जो है क्या कर रहा है? सिंगापुर से 3 गुना बड़ा एक 5.5 एकड़ के क्षेत्र में, 5.5 एकड़ के क्षेत्र में क्या कर रहा है? विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब यह जो 5.5 एकड़ में पूरी सौर परियोजना स्थापित की जा रही है, यह विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना है और यहाँ पे टोटल इसकी प्रतिदिन जो है 55 मेगावाट 55 मेगावाट सौर मॉड्यूल की स्थापना की क्षमता होगी। सौर मॉड्यूल की स्थापना की क्षमता होगी। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी यह जो है प्रतिदिन 150 मेगावाट आवर, ठीक है, MWH। ठीक है, बैटरी कंटेनर की स्थापना की क्षमता होगी, बैटरी कंटेनर की स्थापना की क्षमता होगी। ठीक है, कंटेनर की स्थापना की क्षमता होगी, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी एकल स्थल पर विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो यह जामनगर गुजरात में किया जा रहा है, बी ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रिलायंस समूह के द्वारा किया जा रहा है, रिलायंस समूह। ठीक है, और आप जानते हैं कि जामनगर में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है भारत की। ठीक है, तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी है जामनगर में। ठीक है ना, और यह रिफाइनरी भी किसकी है? रिलायंस की ही है, रिलायंस समूह की है रिफाइनरी, प्राइवेट सेक्टर की है और सबसे बड़ी भारत की तेल रिफाइनरी है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह अगस्त 2025 में जारी महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट नारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, नारी कहा गया है इसे। नारी का फुल फॉर्म क्या है? नारी का फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, 2025 की यह रिपोर्ट है। ठीक है, और इसे जारी किसने किया है? इसे महिला आयोग की अध्यक्ष ने इसे जारी किया है।
इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष है विजया रहाटकर, इनके द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है और कौन सी असुरक्षित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है या सुरक्षित शहरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कोहिमा नागालैंड है, ऑप्शन बी है आइजोल मिजोरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा शहर है जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल नहीं है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहिए, अंत में सारे कमेंट किए हुए आंसर जोड़ लीजिएगा कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सभी ने आंसर दे दिए। देखिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल नहीं है। ठीक है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहा है नारी, NAARI, NAARI। ठीक है, मतलब नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वोमेन्स सेफ्टी। ठीक है, नारी रिपोर्ट आई है और यह जो रिपोर्ट है यह पी वैल्यू एनालिटिक्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से तैयार की है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा और इसमें यह बताया गया है कि कौन से शहर भारत के ऐसे हैं जहां महिलाएं देर रात को भी निकल सकती हैं, बहुत सुरक्षित हैं, और कौन से शहर ऐसे हैं जो भारत में जहां पे महिलाएं जो है निकलने से पहले उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है और ऐसे किसी भी समय निकलना आना जाना उनका मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे शहरों की श्रेणी में जो सबसे सुरक्षित शहर दिए गए हैं वह कोहिमा नागालैंड को सबसे सुरक्षित शहरों की श्रेणी में रखा गया है, आइजोल मिजोरम को भी उसमें रखा गया है और साथ ही विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को भी सबसे सुरक्षित शहरों में रखा गया है। कोहिमा के साथ मुंबई भी टॉप शहरों में शामिल है जो सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। साथ ही गंगटोक, गंगटोक कहाँ है, गंगटोक सिक्किम में है और यह भी महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर है। ठीक है, ईटानगर भी सुरक्षित शहर है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आप जानते हैं, और यह भी महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर है। लेकिन असुरक्षित शहर कौन कौन से हैं यह जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से शहर हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए असुरक्षित हैं। तो पहले तो नई दिल्ली है, चौंकाने वाली है ना, चौंकाने वाला शहर है, तो नई दिल्ली है, यह असुरक्षित है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है। तो नई दिल्ली सबसे असुरक्षित शहरों में है। दूसरा, इसमें पटना शामिल है, पटना बिहार है। जयपुर शामिल है, जयपुर राजस्थान का शहर है, वह भी इसमें शामिल है। ठीक है ना। फरीदाबाद, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है फरीदाबाद हरियाणा में, यह भी असुरक्षित शहरों की श्रेणी में आता है। रांची झारखंड की राजधानी, यह भी असुरक्षित शहर है। श्रीनगर भी असुरक्षित है, श्रीनगर तो हमेशा असुरक्षित था, तो आज भी असुरक्षित है। ठीक है, साथ ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी असुरक्षित है। ठीक है, कोलकाता भी महिला सुरक्षा की दृष्टि से निचले पायदान पे है। तो इन शहरों को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी शहर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तथ्य को याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आ सकता है। अगला देखते हैं, 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क यानी एनबीएन नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के संबंध में आपको बताना है और इसमें से सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, एनबीएन का उद्देश्य भारत में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है, दूसरा कथन है, 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया। तीसरा ऑप्शन है, एनबीएन को बायो E3 यानी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि एनबीएन के संबंध में यानी नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल ए सही है, ऑप्शन बी है 1 व 3 सही है, ऑप्शन सी है 2 व 3 सही है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क के संबंध में जो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहले कथन की समीक्षा करते हैं। एनबीएन का उद्देश्य भारत में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, 100% सही है। एनबीएन का जो उद्देश्य है वो भारत में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और मैंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में बायो E3 नीति के 1 वर्ष को चिन्हित करते हुए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क जारी किया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया। तीसरा बिंदु है, एनबीएन को बायो E3 मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत स्थापित किया गया है। तो यह भी तथ्य सही है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों कथन सही है। ठीक है, भारत में
जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यह क्या करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा। यह नेटवर्क जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रयोगशालाओं से उद्योग तक ले जाने में सहायता करेगा। स्वदेशी जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजन होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये सारे उद्देश्य राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क के हैं। तो इसके सारे कथन सही हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 या वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2022-23 में चरम गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी का प्रतिशत आपको बताना है। बहुत चर्चा में रहा भी था यह। नीति आयोग द्वारा जारी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2022-23 में चरम गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी का परसेंटेज क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है 16.2%, ऑप्शन बी है 2.3%, ऑप्शन सी है 14.8%, ऑप्शन डी है 7.6%। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वर्ष 2022-23 में जो चरम गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसका परसेंटेज कितना है, तो उसका जो सही आंसर होगा वह है 22-23 में जो पॉवर्टी का परसेंटेज है वह है 2.3%। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट की बात करें, वीएनआर रिपोर्ट की बात करें, तो यह जो है भारत में नीति आयोग द्वारा जारी तीसरी रिपोर्ट है, ठीक है, तीसरी रिपोर्ट है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अगर यह तीसरी रिपोर्ट है तो पहली कब जारी की गई थी, पहली रिपोर्ट इसकी कब जारी की गई थी, तो पहली रिपोर्ट जारी की गई थी 2017 में, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट कब जारी की गई थी, 2020 में दूसरी रिपोर्ट जारी की गई थी, और तीसरी रिपोर्ट अभी जारी की गई है वर्ष 2025 में, ठीक है। तो इस प्रकार कुल तीसरी रिपोर्ट है वीएनआर की, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट के द्वारा क्या करता है नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में क्या प्रगति हुई है इसकी समीक्षा की जाती है इसके द्वारा, ठीक है। आप जानते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, और इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को कब तक मतलब प्राप्त करना है, वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है। तो एसडीजी की दिशा में क्या उपलब्धियां हैं उसे इसी के द्वारा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा या वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के द्वारा उसमें उसको देखा जाता है और कितनी प्रगति हमारी हुई उसका आकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए यही रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी 1 की जो ग्रोथ है, एसडीजी 1 क्या है, गरीबी, ठीक है, गरीबी का अंत है, गरीबी का अंत एसडीजी 1 में है, ठीक है ना। अब एसडीजी 1 में चरम गरीबी का जो स्तर है वह कितना हो गया है, यही प्रश्न अभी हमने आपसे पूछा था। तो जो चरम गरीबी का स्तर है वह 2011-12 में क्या था, 2011-12 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी भारत में वह थी 16.2%, ठीक है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2022-23 में, मतलब एक दशक में जो परिवर्तन हुआ है वह एक्सट्रीम गरीबी में कितने परसेंट तक हो गया है, 2.3%, ठीक है। तो ये परिवर्तन हुआ एसडीजी 1 में। अगर हम बात करें, फिर बात करते हैं एसडीजी 2 की। देखिए मैं यहां लिख देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। एसडीजी 1 की बात हो गई, अब आते हैं एसडीजी 2 की। एसडीजी 2 में क्या कहा गया है, एसडीजी 2 है शून्य भुखमरी से, ठीक है, शून्य भुखमरी तक जाना है, एसडीजी 2 में यह व्यवस्था दी गई है। तो जो खाद्यान्न उत्पादन है यह 2004-5 में कितना था, 2004-5 में जो खाद्यान्न उत्पादन है वह कितना था, वह था 204.6 मिलियन टन, ठीक है, 204.6 मिलियन टन, ठीक है, यह था। लेकिन वर्तमान में अगर हम 2023-24 में देखें खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया है, तो 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन हो गया है 332.3 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन हो गया है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। तो यानी इस क्षेत्र में भी हमारी ग्रोथ हो रही है, गरीबी में भी और भुखमरी में भी। तो एसडीजी 1 और एसडीजी 2 की बात हो गई। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें एसडीजी 5 के बारे में बताया गया है। एसडीजी 5 किससे संबंधित है, लैंगिक समानता से संबंधित है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि सीधे प्रश्न में पूछ लेता है कि कौन सा एसडीजी किससे संबंधित है। तो एसडीजी 5 किससे संबंधित है, लैंगिक समानता से संबंधित है। अब इसके संबंध में क्या ग्रोथ हुई है यह भी देखना चाहिए। तो इसके संबंध में जो है स्थानीय निकायों में जो महिलाओं के पास जो स्थानीय निकायों में जो निर्वाचन होते हैं उसमें महिलाओं की उपस्थिति कितनी है, 45% सीटें महिलाओं ने जीता है स्थानीय सरकारी निकायों में, ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और जो 20 से 24 वर्ष के आयु की महिलाओं में बाल विवाह की दर थी वह 2005-6 में 47% था। जैसे हम बात करें 45% निर्वाचित महिलाएं हैं सरकारी निकायों में, ठीक है। दूसरा स्थानीय सरकारी निकायों की बात हो रही है। दूसरा बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह अगर हम 2005-6 की बात करें, 2005-6 में बाल विवाह कितना होता था,
47%। ठीक है, और 2019 से 21 के बीच के आंकड़े उपलब्ध हैं इस रिपोर्ट में। 2019 से 21 के बीच में यह जो दर थी वह 23.3% तक पहुंच गई थी, मतलब जो घटी थी 50% लगभग आधी हो गई थी। ठीक है ना। अब आते हैं स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 6 की बात करते हैं। SDG 6 के संबंध में इसमें रिपोर्ट आई है, और वह रिपोर्ट है स्वच्छ जल और स्वच्छता। स्वच्छ जल व स्वच्छता से संबंधित है SDG 6। ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता में आप जल जीवन मिशन को शामिल करते हुए जो ग्रामीण परिवारों में नल से जल की जो आपूर्ति थी, वह 2017 में जो नल से जल की आपूर्ति थी वह मात्र थी 17%। ठीक है, 2017 में नल से जल की आपूर्ति जो 2019 में बढ़ गई है। ठीक है ना, 2017 में 2019 के 17% से बढ़ाकर 80% कर दिया। 2019 में 17% थी। ठीक है ना, और अभी जो है 2025 तक यह आके कहां तक हो गया है, यह 80% तक नल से जल की बात पहुंच गई, मतलब नल से जल इतने घरों में पहुंच गया है, जो 2019 तक केवल 17% घरों में नल से जल पहुंचता था। ठीक है, अब आते हैं SDG 7 की भी बात इस रिपोर्ट में की गई है। SDG 7 में क्या है, किफायती और स्वस्थ ऊर्जा की बात की गई है, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा, यह SDG 7 है, इसके संबंध में भी यह रिपोर्ट आई है। तो इसमें जो है गैर जीवाश्म ईंधनों की जो हिस्सेदारी है वह 47.37% तक भारत की पहुंच गई। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको लेकर के जो गैर जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी है वह 47.37% तक पहुंच गई है। इसी तरह SDG 9 की बात करेंगे। SDG 9 में क्या था, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में आप जानते हैं कि भारत की रैंकिंग 2020 में 48 थी, जो 2024 में 39 हो गई है। ठीक है, तो SDG 9 में भी सुधार हो गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्टों के बारे में हमने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वह 2011-12 की, इस डाटा को याद रखिएगा, 2011-12 में भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी या चरम गरीबी 16.2% थी, जो 2022-23 में घट करके 2.3% रह गई है। ये बहुत चर्चा में रहा है, इस तथ्य को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा 18वां प्रश्न है आज का, हाल ही में पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, आपको बताना। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की है। दूसरा है, प्रस्तुत विधेयक में खिलाड़ियों के कल्याण और राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड या NSB के गठन का प्रावधान किया गया है। तीसरा है, नए कानून के तहत BCCI को RTI के दायरे में लाया जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इस अधिनियम में राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया है। तो बताइए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसमें पहला कथन, राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रस्तुत विधेयक में खिलाड़ियों के कल्याण और राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, यह भी सही बात है। ठीक है ना, यह क्या करेगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड खेल महासंघों को मान्यता देगा, उन्हें निलंबित करेगा और मतलब उन्हें खिलाड़ियों के कल्याण के संबंध में काम करेगा। ठीक है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। नए कानून के तहत BCCI को RTI के दायरे में लाया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, BCCI को RTI के दायरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यह खेल मंत्रालय से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेता है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, BCCI खेल मंत्रालय से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेता है, इसीलिए इसे RTI के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। यह एक स्वतंत्र संस्थान है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन है, इस अधिनियम में राष्ट्रीय खेल ट्राइब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और खिलाड़ियों के संबंध में कोई भी मामला होगा, जैसे उनके चयन में और चुनाव से जुड़े विवादों को के संबंध में कोई भी मामला होगा, तो राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल जो है सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और यह जो है इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी, और इसके निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में इसे जो है चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम में राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है। तो सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, आयकर संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयकर संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। ठीक है,
कौन सा कथन गलत है आयकर संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में? पहला है यह 1981 के आयकर कानून की जगह लेगा। दूसरा है इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। तीसरा है नए आयकर कानून के तहत जिनकी कर योग्य आय नहीं है वे बिना ITR फाइल किए रिफंड का दावा कर सकते हैं। ऑप्शन डी है नए कानून में शहरी क्षेत्र के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय न मानकर कैपिटल गेन माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आयकर संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में जो गलत कथन है जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले तो यह देखिए कि आयकर संशोधन अधिनियम में पहले कथन की बात करते हैं। पहला कथन क्या है, यह 1981 के आयकर कानून की जगह लेगा, तो यह गलत है। ठीक है, यह 1981 के आयकर कानून की जगह नहीं लेगा, बल्कि यह जगह लेगा 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। किसकी? 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है। दूसरा, इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा, नए आयकर कानून के तहत जिनकी कर योग्य आय नहीं है वे बिना ITR फाइल किए रिफंड का दावा कर सकते हैं, यह भी सही है। एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वह यह है कि नए कानून में शहरी क्षेत्र के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय कर न मान करके इसे कैपिटल गेन माना गया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग थे जो तमाम फार्म हाउस बनाते थे, ठीक है ना, और फार्म हाउस बनाते थे और उनकी जो आय थी वह कृषि आय में गिन ली जाती थी, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन सरकार ने अब इस नियम में परिवर्तन कर दिया है और शहरी क्षेत्र के करीब खेतों से आय को कृषि आय न मानकर इसे कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पे जो है टैक्स लगाया जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जो शहर से नजदीक जो खेत है उनकी दूरी को मापने की पहले समस्या थी, कैसे मापा जाएगा, तो अब इस दूरी को मापने के लिए हवाई दूरी मापी जाएगी। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, हवाई दूरी को माप करके बता दिया जाएगा कि इतनी दूरी पे स्थित है। ठीक है ना। अब अगर टैक्स चोरी की बात करें, टैक्स चोरी की जो घटनाएं होती हैं उस पर 200% तक जुर्माना और 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आपने टैक्स चोरी किया तो इस पे क्या है, 200% का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, जुर्माना। और अगर आपने 50 लाख से अधिक टैक्स चोरी किया है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको जेल की सजा दी जाएगी। ठीक है, जेल की सजा मिलेगी, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से जो है यहां से एक आध प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी तरह से है, बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 20वें प्रश्न की बात करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में एक प्रश्न है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है। आपको बताना है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, पहला कथन है 22 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 की बात की जा रही है। दूसरा कथन है नए कानून के अनुसार ऑनलाइन खेलों का विज्ञापन करने पर 2 वर्ष की कैद अथवा 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2000 केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 व 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए, जहां तक पहले जो पहला बिंदु है 22 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, नए कानून के अनुसार ऑनलाइन खेलों का विज्ञापन करने पर 2 वर्ष की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना दोनों हो सकता है, यह दोनों कथन सही है, यानी बी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है। आप जानते हैं कि ड्रीम 11 नाम सुना होगा आपने भी। ठीक है, ड्रीम 11 ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, ऐसे ही तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जो ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देते थे और इसकी वजह से बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, बहुत से लोग कर्जदार हैं और बहुत विकृति की स्थिति मतलब उपस्थित हो गई थी। 15,000 करोड़ रुपया वार्षिक, 15,000 करोड़ रुपया जो है वार्षिक जो भारतीय थे वह हार जाते थे इन गेमों में। ठीक है, बताइए, इतना रुपया हार जाते थे। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें कौन विजेता है, कौन क्या सब मैनिपुलेटेड है, आप जानते हैं। तो सरकार ने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया एक झटके में। और आपने देखा होगा कि इस बार जो है जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसकी स्पॉन्सर टीम जो पहले ड्रीम 11 हुआ करती थी वो अभी गायब हो गई, क्योंकि पैसे की आमदनी तो बंद हो गई। तो अब इस तरह की सारी जो है ऑनलाइन गेमिंग की कंपनियों को बंद कर दिया गया है। अगर किसी ने गलती से विज्ञापन दे दिया है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, युवाओं के भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी था और यह अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो 1 व 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं।
खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में आपको बताना है। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025, इसकी चर्चा करनी है आपको और इसके बारे में आपको यह बताना है। पहले कथन की बात करते हैं। 22 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। दूसरा है, यह अधिनियम एमडीआर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। ऑप्शन 3 है, इस अधिनियम के तहत भारतीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदल करके राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है 1, 2, 3 तीनों सही है। दूसरा है केवल 1 व 2 सही है। तीसरा है 1 और 3 सही है और चौथा है केवल 2 और 3 सही है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में। अब देखिए इसके आंसर को देखते हैं। 22 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, पहला कथन है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यह अधिनियम एमडीआर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा ना, 1961 नहीं, एमडीआर अधिनियम 1957 का स्थान लेगा। इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह अधिनियम एमडीआर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। ठीक है, तीसरा, इस अधिनियम के तहत भारतीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदल के राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, तो कौन सा सही होगा, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, यानी सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम जो यह संशोधित अधिनियम हुआ है ना, इससे जो कैप्टिव खनन में बिक्री पर 50% की सीमा थी ना, इसे खुले बाजार में स्वतंत्र बिक्री की अनुमति दे दी गई है। मतलब जिनके पास अगर कोई खाने हैं तो उनकी जितनी डिमांड है उस हिसाब से वह खनन कार्य कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, शून्य अपशिष्ट और जिम्मेदार खनन पर जोर देना होगा, पर्यावरण के साथ इसका मतलब पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करते रहना होगा। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीआर अधिनियम 1957 में एक बड़ा संशोधन किया गया है, जो 2025 का अधिनियम है इसके द्वारा। ठीक है ना, अब आते हैं 22वें प्रश्न पे। देश में एक नए आईआईएम की स्थापना की जा रही है। आपको बताना है कि देश में एक नए आईआईएम की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो देश में एक नए आईआईएम की जो स्थापना की जा रही है, ऑप्शन ए है गुवाहाटी असम, ऑप्शन बी है आइजोल मिजोरम, ऑप्शन सी है कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन डी है गंगटोक सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी असम में एक नए आईआईएम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, सरकार ने एक नए आईआईएम की स्थापना की मंजूरी दिया है गुवाहाटी असम में, और इसके लिए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक बाकायदे पारित किया गया है। अगर हम आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने आईआईएम कार्यरत हैं, ठीक है, वर्तमान में देश में कितने आईआईएम संचालित हो रहे हैं, तो भारत में कुल वर्तमान में 21 आईआईएम है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारत में कुल कितने हैं, 21 आईआईएम है। और विदेश में आईआईएम का एक कैंपस शुरू होने वाला है, विदेश में कहां पर, दुबई में। ठीक है, दुबई में आईआईएम का एक कैंपस शुरू होने वाला है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, और यह बताना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला, इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा है, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करके एक नया उपखंड 5A जोड़ने का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी मंत्री को पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा ऑप्शन है, रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी। तो बताइए 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किससे संबंधित है, जल्दी से इसके आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। ठीक है ना, और यह संशोधन विधेयक लाया गया है उन अपराधी नेताओं, मंत्रियों को के लिए लाया गया है जिनको मान लीजिए कोई सजा हो जाती है और वह जेल में रह के सरकार चलाते हैं। जैसे आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, जेल में रहते हुए वो शासन चला रहे थे। खाली बाहर रह के ज्ञान देना सबको बहुत आसान है। बहुत बड़े बड़े अपराधी जिनको सजा है वह मेडिकल लीव लेके पूरा जीवन बाहर काट ले रहे हैं, और उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि उन्हें जेल में ही होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो मेडिकल डाल दिए हैं, पूरी अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन उनके मेडिकल के हिसाब से उन्हें बाहर रखा गया है। जेल में जाते ही सांस फूलने लगती है, अभी जैसे ही उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा सांस फूलने लगेगी, दम घुटने लगेगा। ठीक है, तो इस पे कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार ने एक विधेयक लाया है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक।
अब देखिए 130वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो बिना दोष सिद्धि के भी उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। यह बिल्कुल कथन सही है। ठीक है। दूसरा है, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करके एक नया उपखंड 5A जोड़ने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए इसको इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 75 क्या है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, मंत्रियों से नियुक्ति के संबंध में संबंधित है। ठीक है। तो उसमें 5A जोड़ा जाएगा, एक उपखंड। तीसरा, इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी मंत्री को पद से नहीं हटाया जा सकता है। अब देखिए इस जो ऑप्शन है ऐसे समझिए, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी को पद से नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने सलाह नहीं दिया तो वह स्वतः हट जाएगा। तो यानी यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन गलत है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। चौथा है, रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी 100%। अगर आप रिहा हो जाते हैं, जेल से बरी हो जाते हैं, तो आप फिर से अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जो तमाम दल है उसमें जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपराधी ही हैं, जेल आना जाना रहता है, तो सबको समस्या हो रही है। ठीक है। तो याद रखिएगा, 30 दिन अगर कोई लगातार जेल में रहता है तो 31वें दिन वो उसका पद से, या तो वो 30 दिन के अंदर इस्तीफा दे दे, या तो 31वें दिन वह स्वतः जो है उस पद से मुक्त माना जाएगा। ठीक है। पहली बात, ये अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के पूरे जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात कि अगर किसी, मान लीजिए किसी मंत्री के संबंध में ये माना गया कि प्रधानमंत्री सलाह देगा कि इन्हें हटा दिया जाए, अगर नहीं हटाता प्रधानमंत्री, ये नहीं कहता है, तो भी वह जो है 30 दिन के बाद 31वें दिन स्वतः उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। उसकी सलाह बहुत आवश्यक नहीं है। साथ ही रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की जो है पुनर्नियुक्ति की अनुमति भी है, यह भी सही है। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सी ऑप्शन इसमें गलत होगा। इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी मंत्री को पद से नहीं हटाया जा सकता है, यह अधूरा सच है। ठीक है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न हमारा है आज का, 24 से 26 अगस्त 2025 के मध्य फिजी के प्रधानमंत्री श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका की भारत यात्रा के संबंध में दिए गए तथ्यों से गलत कथन चुनिए। अब देखिए, फिजी के प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछ ले तो उनका नाम है सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका। ठीक है। इन्होंने भारत की यात्रा की, 24 से 26 अगस्त के बीच में इन्होंने यात्रा की, यह भी याद रखिएगा। अब इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है यह बताना है आपको। पहला है, भारत और फिजी के बीच कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। दूसरा, भारत ने फिजी में जन औषधि केंद्र खोलने का समझौता किया। तीसरा है, भारत फिजी की राजधानी सुआ में 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगा। और चौथा है, फिजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का पक्षधर नहीं है। ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। जल्दी से अपने आंसर हमें बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है, कौन सा सही नहीं है ये बताना था आपको, तो यह सही नहीं है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, फिजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का पक्षधर नहीं है, यह गलत है। कारण यह है कि फिजी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। ठीक है। और 2028-29 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन जताया। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अन्य जो तथ्य हैं, भारत और फिजी के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल सही है। भारत ने फिजी में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए समझौता किया है ताकि वहां सस्ती दवाएं उन लोगों को मिल सके। ठीक है। साथ ही भारत ने फिजी की राजधानी सुआ में 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का और उसे चलाने का समझौता किया है। ठीक है। यह फिजी के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत की एक पहल है। ठीक है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, केवल डी ऑप्शन गलत है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का 25वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 25वां प्रश्न है, सेवा, संकल्प और समर्पण के आदर्शों पर आधारित आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। आपको बताना है, सेवा, संकल्प और समर्पण के आदर्शों पर आधारित आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो बताइए, सेवा, संकल्प और समर्पण के आदर्शों पर आधारित आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। बताइए, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा क्या, सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। कब से यह शुरू किया गया है, 19 अगस्त 2025। 19 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 1 लाख जनजाति प्रधान गांव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं, जिसे चेंज लीडर कहा जाता है, इनको संगठित करना। ठीक है ना, याद रखिएगा, 1 लाख जनजाति गांव विजन 2030 तैयार करना, ये सारे उद्देश्य हैं आदि कर्मयोगी अभियान के। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत 19 अगस्त 2025 को जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस तथ्य को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। देखिए उसका आंसर हमने यहाँ दे दिया है और आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपका जो रिकमेंड होगा, आप जो कमेंट करेंगे, जो आप इसके विषय में हमको बताएंगे, उसी के आधार पे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।